बलौदाबाजार आगजनी को लेकर सख्त साई सरकार, कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। तो वहीं अफसरों पर एक्शन को लेकर विस्तार न्यूज ने पहले ही दी थी जानकारी और अब तक इस पूरे मामले में 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जैतखंब तोड़फोड़ से पूरे विवाद की हुई थी शुरुआत, जिसने आगजनी तक का रूप ले लिया। हिंसा भड़की थी, कलेक्टर ऑफिस के बाहर हिंसा भड़की थी और उसके बाद लगातार साई सरकार सख्त नजर आ रही थी और अब ये बड़ी अपडेट मिल रही है। जैसा कि विस्तार न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि कलेक्टर और एसपी पर गाज गिर सकती है इस पूरी घटना की, तो वैसा ही कुछ निकल कर सामने आया। बलौदाबाजार आगजनी को लेकर सख्त है साई सरकार और कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। मैं आपको बताऊं, एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया गया है, तो वही कलेक्टर कुमार लाल चौहान को भी हटा दिया गया और अब नए कलेक्टर होंगे दीपक सोनी, तो वही नए एसपी होंगे विजय अग्रवाल। अफसरों पर एक्शन को लेकर विस्तार न्यूज ने पहले ही जानकारी दे दी थी और अब तक इस पूरे मामले में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बलौदाबाजार से जुड़ी ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इस खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से। रोहित, हम देख रहे थे कि बलौदाबाजार की पूरी हिंसा को बेहद गंभीरता से लिया है विष्णुदेव साई सरकार ने और ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। विस्तार न्यूज इसकी पहले ही जानकारी दे रहा था। बिल्कुल, देखिए, संवेदनशील पहलू था और उस पर संवेदनशीलता के साथ सरकार ने लगातार उस पर कदम भी उठाए हैं और कल दिन भर मैराथन बैठक जो है वो सीएम हाउस में भी देखने को मिली, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ पे दोनों डिप्टी सीएम बैठे थे और चर्चा की गई थी। क्योंकि इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एसपी कलेक्टर के भी निकलकर सामने आ रही थी कि उन्होंने अपने जिम्मेदाराना हरकत से जो है वो अंजाम नहीं दिया, किसी तरह की लापरवाही जो है उनकी तरफ से बढ़ती गई और उसी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी आगजनी की घटना हो गई। ऐसे में गाज गिरना तय था और उसी के तहत पे देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है और आदेश पे जो है वो एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। कलेक्टर को मंत्रालय में बैठा दिया गया है, वहीं एसपी को भी मंत्रालय पे बैठा दिया गया है। अब आगामी आदेश तक दीपक सोनी यहां पर नए कलेक्टर होंगे बलौदाबाजार के, वहीं पे विजय अग्रवाल जो है वो नए एसपी के रूप में काम करेंगे और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने ऐसे समय पर वहां पे भेजा है जहां पर कुछ ना कुछ बड़ी जो है वो घटनाक्रम बदलते रहा है, घटनाक्रम बदल सकता है। ऐसे में बड़ा जिम्मेदारी है दोनों के ऊपर और पूरा कानून व्यवस्था जो है उनको सुधारना है। बिल्कुल, तो बलौदाबाजार की ये घटना बड़ी हो जाती है। अब तक 200 लोगों की गिरफ्तारी हो जाना, एसपी कलेक्टर पर एक्शन लेना बेहद जरूरी था, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस चीज को मुद्दा बना रहा है। जांच समिति अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बिठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर ओडिशा से जुड़ी हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ओडिशा जाएंगे। ओडिशा के नए सीएम मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। तो वहीं पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्थानीय व्यवस्था और केंद्रों का भी अध्ययन करेंगे मुख्यमंत्री। आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की व्यवस्था भी जानेंगे। देखिए, ओडिशा अपने आप में एक धार्मिक राज्य के तौर पर माना जाता है। जगन्नाथपुरी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जहां आज वो नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो वो वहां की धार्मिक व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था का अध्ययन भी करने वाले हैं। तो एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ओडिशा जाएंगे। ओडिशा के नतीजे इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। पूर्ण बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी को शिकस्त दी है। मोहन चरण मांझी ये नए सीएम होने वाले हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो ऐसे में वहां पर मध्य प्रदेश के सीएम भी पहुंचने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओडिशा पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी सीधा। विवेक, ओडिशा की जीत बेहद खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम तो वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके वहां जाने के कुछ और भी मायने हैं। क्या कुछ है वो मायने? बिल्कुल सही बात है अंजलि। जैसा कि उड़ीसा में बीजेपी की जीत हुई है, तो ऐसे में आज शपथ समारोह है। जीवन मांझी के शपथ समारोह में मोहन यादव शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात है कि वो पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की है और तमाम सारे धार्मिक क्षेत्रों को एक सर्किट बनाया है। तो ऐसे में उड़ीसा में जाकर वो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2028 में संघर्ष होना है। तो ऐसे में पार्किंग
पार्किंग से लेके तमाम सारा जो सरकार की तरफ से कदम उठाया जाना है, तो उसको लेकर वहाँ पे चर्चा की जाएगी कि कैसे इतने बड़े आयोजन को, क्योंकि जगन्नाथपुरी की जब यात्रा निकलती है तो कैसे पार्किंग की व्यवस्था होती है, कैसे वहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है। तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर मोहन यादव स्टडी भी करेंगे और तमाम सारे अधिकारियों को आके यहाँ पे ब्रीफ भी करेंगे, क्योंकि एक टीम जब प्रयागराज गई है तब मुख्यमंत्री पुरी जाके तमाम सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो ऐसे में ये तय है कि सिंहस्थ 2028 में होने वाला है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से संजीदगी से इन तमाम विषयों तो को विवेक, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी इस बार मध्य प्रदेश के हाथ लगी, और वो भी खासकर धार्मिक स्थलों की। तो ऐसे में अब और ज्यादा बढ़ावा देने की कवायद है और ज्यादा फोकस दिख रहा है मोहन सरकार का धार्मिक पर्यटन पर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक धार्मिक के साथ साथ एक पर्यटन को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में जब पिछले दिनों जब आंकड़े आए थे कि मध्य प्रदेश में कितने करोड़ टूरिस्ट हुए, तो 11 करोड़ टूरिस्ट थे। तो ऐसे में ये एक माइलस्टोन भी है, और जब एक तरफ सरकार को तमाम तरीके से रेवेन्यू हो रहा है तो पर्यटन के क्षेत्र में भी रेवेन्यू होना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश में तमाम सारे धार्मिक स्थलों को भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रही है। कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कई सारे लोक बनाने का फैसला किया था, और सरकार उन्हीं पे काम भी कर रही है। महाकाल के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, दूसरे चरण का भी काम चल रहा है। ऐसे में ओमकारेश्वर और महेश्वर को भी जोड़कर सरकार एक नया सर्किट तैयार कर रही है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि पर्यटकों के लिए व्यवस्था और स्थानीय स्तर पे किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। तो इसलिए बिल्कुल, तो स्थानीय मैनेजमेंट का जायजा लेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। लेकिन एक खास बात जो है, एक खास बात यह है कि वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ओडिशा के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। बधाई लेकिन उससे पहले ही दे चुके हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओडिशा में मोहन मांझी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर खुशी जताई है और बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं मोहन मांझी को शुभकामनाएं देता हूं। वो 4 बार के विधायक हैं, सरपंच से लेकर सीएम तक पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मैं अपनी ओर से उड़ीसा राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोहन मांझी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, क्योंझर विधानसभा से आते हैं। पहली बार वो 2000 में विधायक निर्वाचित हुए, बाद के कालांतर में 4 बार, चौथी बार उनका निर्वाचन है। लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। मैं स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित रहूँगा। उम्मीद करूँगा उनके नेतृत्व में भगवान जगन्नाथ भरपूर आशीर्वाद देंगे, और जिस प्रकार से तो वहीं भारतीय सेना को अब नए प्रमुख मिलने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। 30 जून को वो जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं, और अब जनरल मनोज पांडे की जगह वो लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। जानकारी के मुताबिक जनरल मनोज पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, जिनकी जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी लेने वाले हैं। तो भारतीय सेना को नए प्रमुख मिलने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने चुनाव के बाद राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है। भागवत ने कहा कि 10 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत मोर्चों पर बेहतर काम किया है, मगर उसे जनता तक अच्छे से नहीं पहुंचाया जा सका है। भागवत ने मणिपुर मसले पर की जा रही सरकार की उपेक्षा पर भी सवाल खड़ा किया और राजनीति में विपक्षी दलों को भी सम्मान देने की परंपरा को जारी रखने की वकालत की है। एक रिपोर्ट तैयार की है, इस पर आपके लिए दिखाते हैं। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? मोहन यादव का ये बयान 10 जून को आया, जहां संघ प्रमुख कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर जब भाषण करने आए तो एक एक कर ऐसे बयान देते चले गए जिससे सियासत का पारा चढ़ गया। मोहन भागवत बीते 10 सालों में सरकार के कामों को गिना रहे थे। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
कला क्षेत्र में, क्रीडा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के कामों को गिनाते गिनाते मणिपुर में मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी भौचक्की रह गई। मणिपुर के साथ मोहन भागवत ने और भी कुछ मुद्दों पर सवाल खड़ा किया। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई। सुना आपने, राजनीति के जानने वालों की माने तो ऐसा होना ही था। जानकार बताते हैं कि बीजेपी का पिछले कुछ समय से ऐसा रवैया रहा जिससे संघ प्रमुख के उखड़ने की बातों का अंदेशा लगाया जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। जिस पार्टी का कर्ता धर्ता आरएसएस है, जिस विचारधारा से बीजेपी निकली हुई है, उसे जेपी नड्डा पार्टी की जरूरत ही नहीं बता रहे थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी और आरएसएस का वो गठजोड़ देखने को नहीं मिला जो पहले रहता था। विशेषज्ञ बताते हैं कि बीजेपी को आरएसएस का पुरजोर साथ न मिलना चुनाव में भारी पड़ा, जिसकी कीमत बीजेपी ने चुकाई भी। बीजेपी की सीट पिछले चुनाव के मुकाबले 303 से गिरकर 240 तक पहुंच गई। अब मोहन भागवत के ताजा बयान पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि बीजेपी की सियासत फिलहाल किस धुरी पर घूमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिली हो, लेकिन अब देश में सरकार एनडीए की है। नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट भी बनकर तैयार हो चुकी है और अब सरकार ने राज्यों को विकास कार्यों के लिए फंड भी दे दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट के तहत जून महीने के लिए जारी की गई इस राशि के साथ कुल 2,79,500 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए हैं। और किस राज्य को कितना पैसा मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही विजय पथ पर कदम रखा और तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, तो मोदी के तीसरे टर्म का कामकाज भी तेज हो गया। बीते दिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने से पिछले 10 साल से विकास की रफ्तार पर चल रही मोदी सरकार की गाड़ी ने एक बार फिर से एक्सीलेटर पर पांव रख लिया। कैबिनेट के गठन के बाद केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन यानी कि हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि डिवोल्यूशन अमाउंट की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त किस्त जारी करने का भी फैसला लिया गया। लेकिन सबसे पहले टैक्स डिवोल्यूशन होता क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं। टैक्स के जरिए केंद्र सरकार आम जनता से पैसे लेती है और इस टैक्स के पैसे को राज्यों के विकास कार्यों के लिए फिर बांटा जाता है। एक तय फॉर्मूले के तहत इस टैक्स के फंड को राज्यों के बीच बांटा जाता है। फिस्कल कैपेसिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, राज्य की जनसंख्या और राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार को कलेक्ट किए गए टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को देना होता है और ये 41% टैक्स कुल 14 किस्तों में वितरित की जाती है। केंद्र सरकार ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। अब इनमें से किस राज्य के हिस्से कितने पैसे जाएंगे वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,069 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बिहार को 14,056 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश को 10,970 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो वहीं सबसे कम सिक्किम को 542 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भी सभी राज्यों में ये फंड बांटा गया है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार का है, क्योंकि बिहार को 14,056 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार से मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो
तो वहीं देखिए, ओडिशा में 24 साल बाद सरकार बदली है और बीजेडी का ओडिशा अब बीजेपी मय हो चुका है। ओडिशा में भी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बीजेपी काम करेगी। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए सीएम होंगे। इसके अलावा कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे और आज की शपथ के साथ ओडिशा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। उड़ीसा में 24 साल बाद सरकार बदली है और इसी के साथ 24 साल तक बीजेपी का गढ़ रहने वाला उड़ीसा अब बीजेपी में हो चुका है। 4 जून को आए नतीजों के बाद बीजेडी का ये नवीन किला ढह गया और बीजेपी की आंधी में नवीन पटनायक की बीजेडी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। अब सूबे में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने उड़ीसा के नए सीएम का ऐलान भी कर दिया है। उड़ीसा में भी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बीजेपी काम करेगी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए सीएम होंगे। इसके अलावा कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। 12 जून को शपथ के साथ उड़ीसा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने पार्टी विधायकों के साथ भुवनेश्वर में हुई बैठक में तीनों के नामों की घोषणा की और 12 जून को उड़ीसा सीएम शपथ लेने वाले हैं। अब जरा चलिए एक नजर मोहन चरण मांझी के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। कौन है मोहन चरण मांझी? मोहन चरण मांझी अब उड़ीसा के नए सीएम हैं। क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं मोहन चरण मांझी। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेडी की वीणा मांझी को 11,000 वोटों से हराया है। 2019, 2009 और साल 2000 में भी मोहन चरण मांझी विधायक रह चुके हैं। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब से जून 2024 तक वे 5 बार से उड़ीसा के सीएम रहे। 2009 विधानसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने भाजपा से 11 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ दिया था। साल 2000 और 2004 में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन की सरकार में थी। भाजपा ने इस बार 25 साल का पटनायक राज आखिरकार खत्म कर दिया। अब आइए जरा देखते हैं कि मोहन चरण मांझी के अलावा कौन से 2 नए डिप्टी सीएम हैं और उनका सियासी सफर कैसा रहा है। डिप्टी सीएम में एक नाम कनक वर्धन सिंहदेव का है। कनक वर्धन सिंहदेव बोलांगीर जिले के पटनागढ़ से विधायक हैं। बोलांगीर के राज परिवार से कनक वर्धन सिंहदेव ताल्लुकात रखते हैं। साल 2000 से लेकर 2004 तक उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से 2009 तक कनक वर्धन सिंहदेव शहरी विकास और सार्वजनिक उद्यम मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ 2013 से लेकर 2016 तक कनक वर्धन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी की दूसरी डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा की बात करें तो वो पुरी की निमापारा सीट से विधायक हैं। इस बार 95,430 वोटों से चुनाव जीता है। प्रभाती परिदा पहली बार विधानसभा पहुंची हैं और उड़ीसा बीजेपी में महिला विंग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। प्रभाती परिदा उड़ीसा की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने वाली हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की है। राज्य की 147 सीटों में से भाजपा को 78 सीटें मिली हैं। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वो 24 साल 98 दिन तक सूबे के मुखिया रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।